हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कल की वीडियो में हमने देखा था उत्तराखंड आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका की वैकेंसी आ रखी है, जिसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी फुल डिटेल में। लेकिन उसमें बहुत से लोगों के कुछ क्वेश्चंस आए थे, इसीलिए आज एक वीडियो मैं आपके लिए ऐसी बना रही हूँ जिसमें जो भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने पूछे थे उन सभी के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने सीधे गूगल पर जाके आपको जो लिंक दी थी WECDUK.in, जो कि हमारी महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की लिंक है, ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जाके आप भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं जो 2 PDF इनके द्वारा हमको प्रोवाइड कराई गई है। ठीक है, एप्लीकेशन ओपन हो चुके हैं। आप अगर इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाके फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने का पूरा प्रोसेस मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता रखा है, पूरा डिटेल से स्टेप वाइज। ठीक है, तो जो डाउट्स हैं वो हम इन 2 PDF के माध्यम से क्लियर करेंगे। कल की वीडियो में मैंने आपको निर्देशिका वाली PDF शेयर करी थी टेलीग्राम ग्रुप में, और साथ ही उसको समझाया भी था। आज की वीडियो में जो भी क्वेश्चन होंगे वो शासनादेश वाली PDF से हम क्लियर करने वाले हैं। तो आइए हम शासनादेश वाली वीडियो को PDF को खोल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको दिया गया है जो भी जानकारी आपको यहाँ पर चाहिए थी। कुछ लोगों ने चयन प्रक्रिया से संबंधित, साथ ही आयु और आरक्षण से संबंधित, साथ ही आपका सिलेक्शन जो होगा, अगर उसमें आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपके नाम कहाँ पर लिखे हुए आएंगे, और इसके अलावा पदों की जानकारी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपने पिछली वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछे थे। इसीलिए आज के वीडियो में इस PDF को मैं आपके सामने पढ़ने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें आपका बताया गया है आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में अगर कार्य का आपको अनुभव है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। जैसे कि देखो, रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के सापेक्ष अगर आपको आवेदन करना है तो आपके पास 1 साल का अनुभव होना चाहिए सहायिका के रूप में। ठीक है, तो किसी राजस्व गाँव अथवा वार्ड में स्थापित आंगनबाड़ी केंद्र में रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के मानदेय पद पर अगर आपको आवेदन करना है तो आपके लिए जो 1 साल का अनुभव होता है सहायिका के पद पर, तो उस पद पर जो कार्यरत सहायिका है वो इसके लिए आवेदन कर सकेगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। शैक्षिक योग्यता तो आपको पता चल ही गई है। देखिए, कल किसी ने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा था कि ऐसे लोग जो मूल निवास कहाँ के हैं, उत्तराखंड के हैं, लेकिन उन्होंने 10th 12th जो कि दूसरे स्टेट से किया है, क्या वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं? तो देखिए, अगर आपने किसी अन्य राज्य से अपना 10th 12th किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में साफ साफ लिखा है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड परिषद संस्थान में न्यूनतम इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपने उत्तराखंड से ही अपना 10th 12th किया हो। निवास देखिए, जिस आंगनबाड़ी केंद्र के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आप उसी गांव के ग्रामीण होने चाहिए, उसी गांव के स्थायी निवासी होने चाहिए। ठीक है, परिवार रजिस्टर की फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, और आप जो आवेदक हैं वो उसी गांव के निवासी होने चाहिए जहां के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अब कुछ लोगों ने आरक्षण से संबंधित इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उसको भी यहाँ पर क्लियर करते हुए हम चलेंगे। ठीक है, तो देखिए, आंगनबाड़ी कर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका की सेवाएं एकल राजस्व गांव वार्ड में केंद्रीय सेवाएं हैं, अर्थात एकल राजस्व ग्राम स्थापित आंगनबाड़ी केंद्र में सृजित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका का मानदेय पद का कोई स्थानीय ब्लॉक कैडर नहीं है। अतः उक्त मानदेय पदों में राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों, स्वायत्त संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु शासनादेश के अनुसार निर्धारित आरक्षण की व्यवस्था का अनुपालन किया जाना संभव नहीं है, किंतु उक्त मानदेय पदों में आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आरक्षण निर्धारण की निम्नानुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। तो देखिए किस प्रकार से इसमें आरक्षण मिलेगा आपको। समाज कल्याण विभाग नियोजन प्रकोष्ठ द्वारा संसूचित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जो गांव होंगे को संबंधित आरक्षित वर्ग हेतु आरक्षित किया जाएगा। अर्थात समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ द्वारा संसूचित अनुसूचित जाति बाहुल्य जो ग्राम होंगे उसमें स्थापित किए गए अथवा किए जाने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों में यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मानदेय पद रिक्त होता है तो वह मानदेय पद या तो SC या फिर ST अभ्यर्थी हेतु आरक्षित किया जाएगा। कब किया जाएगा? अगर आपका गांव SC या फिर ST
की जनसंख्या वहाँ सबसे अधिक है, तो इसलिए आपका जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का पद है वो आप ही के लिए यानी कि SC ST के लिए यहाँ पर संरक्षित किया जाएगा, आरक्षित किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग नियोजन प्रकोष्ठ द्वारा संसूचित SC ST बाहुल्य राजस्व ग्राम में यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद रिक्त है तो संबंधित आरक्षित वर्ग की सहायिका कार्यरत है और निर्धारित अर्हताएं पूर्ण भी करती है तो विहित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित आरक्षित वर्ग की सहायिका का चयन किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अपने आरक्षण का इसमें समझ में आ रहा होगा। अब देखिए चयन समिति का गठन एवं नियुक्त प्राधिकारी के यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन है। ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जनपद में सामान्य वर्ग SC ST एवं OBC वर्ग की सुपरवाइजर पदस्थ न होने की स्थिति में संबंधित जनपद के जो मुख्य विकास अधिकारी हैं द्वारा संबंधित वर्ग के समकक्ष श्रेणी के अधिकारी कार्मिकों को नामित किया जा सकेगा। अगला देखते हैं शहरी परियोजना के लिए खंड विकास अधिकारी के द्वारा नामित अधिकारी के स्थान पर संबंधित नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम के अधिशासी अधिकारी, मुख्य नगर आयुक्त द्वारा नामित प्रतिनिधि चयन समिति के सदस्य होंगे। अब यहाँ पर एक मेन चीज आती है, चयन प्रक्रिया किस प्रकार आपकी होने वाली है। अब देखिए मानदेय पदों पर भर्ती की प्रक्रिया से पूर्व तथा समय समय पर आकस्मिक रूप से जो रिक्त होने वाले ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय पद जिनको अपेक्षित अर्हता प्राप्त सहायिका से भरा जाना संभव है, बिना विज्ञप्ति के आधार पर आंगनबाड़ी सहायिकाओं से कार्यकर्तियों के मानदेय पदों पर चयन का कार्यवाही की जाएगी। देखिए अब यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। इसके लिए आपको आवेदन पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा निर्गत संतोषजनक सेवा विषयक अनुभव प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा। फिर देखिए इसके अलावा आपको कौन कौन से देखें, वोटर ID कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र अथवा राशन कार्ड की जो फोटोकॉपी है वो देना अनिवार्य है। आयु के सत्यापन हेतु हाई स्कूल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंटरमीडिएट का होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, अगर आपने BA MA किया है तो वो होना चाहिए। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि किस प्रकार से इसमें क्या लिखित परीक्षा होती है, यानी कि रिटन एग्जाम क्या इसमें होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको सीधे सीधे बताया गया है मेरिट का निर्धारण किस प्रकार से आपका होगा। इसमें आपकी कोई रिटन परीक्षा नहीं होगी, मेरिट के आधार पर आपको यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। मेरिट सूची शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तो इसमें अनिवार्य है ही। अगर आपके पास स्नातक व परास्नातक उपलब्धता के अनुसार और अनुभव के आधार पर आपकी जो है यहाँ पर मेरिट बनेगी। अभ्यर्थी द्वारा जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अंक है उस पर विचार किया जाएगा और साथ ही आपके जो अंक हैं उनको प्रतिशत में डिवाइड करके तुलना की जाएगी कि किसके सबसे ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर हो रहे हैं। यदि अभ्यर्थी द्वारा BA MA की परीक्षा उत्तीर्ण की गई है तो स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 2 अंक और स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 3 अंक यहाँ पर और प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, अनुभव के अंकों के निर्धारण के हेतु 1 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात प्रत्येक अनुवर्ती पूर्ण हेतु 1 अंक और आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अनुभव के जरिए आपको 1 अंक मिलेगा और इन सभी शैक्षिक स्तरों के अंकों को जोड़ने के बाद जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी उसमें से देखा जाएगा कि कौन से अभ्यर्थी को यहाँ पर चयन हो रहा है। यदि 1 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक पाएंगे तो अधिक अनुभव वाले अभ्यर्थी को यहाँ पर चूज किया जाएगा। यदि 1 से अधिक अभ्यर्थी के अंक व अनुभव भी समान हो तो अधिक आयु वाले को यहाँ पर लिया जाएगा और यदि 1 से अधिक अभ्यर्थी के अंक, अनुभव और आयु भी समान हो गई तो अधिक शैक्षिक अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी मेरिट लगेगी, इसमें कोई भी आपका रिटन एग्ज़ाम नहीं है। तो आई होप अभी तक के आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे और आपकी एज लिमिट आपको पता ही है 18 से 35 वर्ष। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए उसके बाद आपको निवास का तो आपको बता ही दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आपको वही गांव से संबंधित आप होने चाहिए। शहरी क्षेत्रों हेतु आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए जिस वार्ड के नाम से आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया गया है। एक ने क्वेश्चन भी पूछा था कि शहर में रहने वाले लोग क्या इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये सही है। मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपके वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आरक्षण का आपको ऊपर मैंने बता ही दिया है कि किस प्रकार से होगा। जहाँ पर भी SC ST बाहुल्य होंगे तो वहाँ पर आपको आरक्षण आपकी सीट जो होगी आरक्षित रखी जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हेतु
देख लीजिए कि कौन सी चीज़ आपको चाहिए और आंगनबाड़ी सहायिका के लिए कौन सी चीज़ चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए आप सहायिका होनी चाहिए और पूर्व में अनुभवी होने चाहिए, लेकिन किंतु अभी वर्तमान में कहीं पर सेवा में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पूर्व में अनुभवी किंतु वर्तमान में सेवारत ना हो, ऐसी आंगनबाड़ी सहायिका चाहिए। विधवा और तलाकशुदा हो तो फिर इसमें और भी अच्छा है, ठीक है। पूर्व में अनुभवी, ये सहायिका के लिए है कि पूर्व में अनुभवी किंतु वर्तमान में सेवारत न हो, ऐसी सहायिका होनी चाहिए। और विधवा तलाकशुदा, इनको वरीयता दी जाएगी, ठीक है। दोस्तों, मैंने जितना हो सकता है इसमें आपको पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश की है और आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट आपका इसमें रहा नहीं होगा। और एक चीज़ है, पदों की जानकारी पूछा गया था कि पद कितने हैं, इसमें टोटल पद कितने हैं। तो देखिए, आप पूरी पीडीएफ देखिए, मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। आपको कहीं पर भी पदों की इसमें जानकारी नहीं दिखेगी। लास्ट में आपके जो है उत्तरदायित्व लिखे हैं कि आपको कौन कौन से काम करने पड़ेंगे। इसमें सारे काम दे रखे हैं कि कौन कौन से काम आपको चयन प्रक्रिया के बाद करने पड़ेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये तो आपकी बात की बात है। अगर आपको पढ़ना है कि आपको क्या क्या काम करना है इसमें पड़ेगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर पूरी पीडीएफ पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें जो वैकेंसी है कि कितनी पोस्ट आपके लिए हैं, ठीक है, तो और किस किस आरक्षित, इसमें आरक्षण का कोई वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि एससी के लिए इतनी सीटें हैं, एसटी के लिए इतनी सीटें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें ऐसा है कि अगर गांव, आपका जो गांव है वो एससी वाला गांव है, यानी कि एससी एसटी के लोग वहाँ ज़्यादा हैं, तब जाके आपकी जो सीट है उसमें कोई जनरल वाला नहीं आ सकता, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।